दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि दो महान आत्माओं की, दो महात्माओं की, दो महान इंसान की, दो महान नेताओं की आज ही जयंती मनाई जाती है। और फिर आज मंडे भी है तो वीक का पहला दिन। अगर आप चाहें तो आज से अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। आज तक क्या हुआ कैसे हुआ उसको वहीं छोड़ दीजिए। आज शुरुआत करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो मंडे, दूसरा दो दो महान आत्माओं की, दो महान नेताओं की जयंती। वैसे तो नाम भी लिखा है लेकिन इन दोनों को नाम की जरूरत तो है नहीं। इन दोनों को वैसे पूरा भारत जानता है, नाम की कोई जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में काम ऐसा ही करो यार कि पहचान बताने की जरूरत ना पड़े, लोग आपको देखते ही पहचान जाए। आपके चेहरे से लोगों को पता चल जाए कि अच्छा ये तो वही है। नाम बताने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और ये हमारे आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका एक बहुत ही फेमस नारा है, जय जवान जय किसान का। मतलब अब इनके बारे में क्या ही बोला जाए यार। दोनों लोग ही ऐसे हैं कि इनके पैर के धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हूं मैं। मतलब क्या ही बोलूं इनके बारे में। बस ये है कि देखिए, एक तो सिलेबस में लिखा है आपके कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और उनके कार्य जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी लिखा होता ना, तब भी भारत का नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेताओं के बारे में जानें जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने आज़ाद भारत को शुरुआत में अच्छे से लेके चला। तो कम से कम उनके बारे में तो हम जानें, उनके प्रति दिल में हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बताया जाता है कि अभी तक लिखे गए सारे आत्मकथाओं का बाप है ये। मतलब अभी तक जितनी भी आत्मकथाएं लिखी गई सबसे बेहतरीन तरीके से इसी को लिखे गए, सबसे सच्चे तरीके से। मतलब आप सोचिए, एक आदमी है, इसने ये खुद बता दिया कि ये चोरी भी करते थे, मांस भी खाते थे, धूम्रपान भी किया इन्होंने और इन सब के लिए इनको पछतावा भी हुआ। और जब पछतावा हुआ तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने छोड़ दिया। तो देखिए, हमने लाइफ में क्या किया था डजेंट मैटर, हम क्या कर रहे हैं दैट्स द मैटर। मतलब हमारा जो वर्तमान समय है ना, जो आज है, यही बीता हुआ कल बनता है और यही हमारा आने वाला कल बनाता है। तो एक तरीके से आप देखिए, सब कुछ हमारे आज पे डिपेंड है। हम आज कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम आज क्या कर रहे हैं, वही ये डिसाइड करें कि हमारा कल क्या था और आगे आने वाला कल क्या होने वाला है। क्योंकि आज ही का समय बीत करके कल बनेगा और आज ही का समय हमारा आने वाला फ्यूचर बनाएगा। तो हमें आज के ऊपर फोकस करना है कि कल क्या होता है डजेंट मैटर, कल क्या होगा डजेंट मैटर। हमें ये देखना है कि आज क्या कर रहे हैं हम, आज क्या हो रहा है, आज क्या होने वाला है। जो हम कर सकते हैं उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा में एक एक चीज बहुत ही ओपनली लिखी है, चाहे वो उनकी बुराई हो, चाहे उनके बाल विवाह के बारे में हो। मतलब हर चीज के बारे में बहुत ही सच्चाई से लिखा है। तो अगर कभी आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी आत्मकथा है, मतलब आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। ये हिंदी, इंग्लिश और गुजराती और भी शायद अन्य भाषाओं में अवेलेबल होगी। एक कोटेशन देखते हैं हम गांधी जी से रिलेटेड। देखिए, इन्होंने भी कहा है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। यानी हमारा भविष्य इस पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है कि हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। अब वर्तमान समय में हम बैठ के 3 घंटे रील देख रहे हैं, उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। तो भैया ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस 3 घंटे में आप रील देख रहे थे ना, उसी 3 घंटे में कोई और आदमी मेहनत कर रहा था, कोई और स्टूडेंट मेहनत कर रहा था, वो पीवाईक्यू लगा रहा था, वो टेस्ट सीरीज लगा रहा था, उसी 3 घंटे में वो आंसर राइटिंग कर रहा था जिस 3 घंटे में आप रील्स देख रहे थे। उसके बाद आप इल्जाम लगाते हो यूपीएससी के ऊपर कि सिलेक्शन नहीं हुआ, भेदभाव करता है, जातिवाद है, हिंदी मीडियम है, ये है वो। आप सही डायरेक्शन में मेहनत तो करो यार, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। हिंदी मीडियम से भी तो इतने सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। बहुत सारे आपके पास नाम ऐसे जो हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं और अच्छे रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। तो आखिर वो भी तो हिंदी मीडियम से थे, फिर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो। तो सही बात है कि फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है कि हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। अगर फ्यूचर बदलना है तो सिंपल सा तरीका है कि हम आज अपनी छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू कर दें। हम आज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, हमारा फ्यूचर भी संवर जाएगा और हमारा पास्ट भी संवर जाएगा। लेकिन हम इतने वेले हो गए हैं, वेले का मतलब फ्री हो गए हैं, इतने फ्री हो गए हैं कि हम 3 3 घंटे रील देखते रहेंगे। इंस्टा एक बार चालू होता है फिर वो बंद होने का नाम ही नहीं ले सकता है। अरे मेरी ये नहीं समझ आता कि इंस्टा पे मिलता क्या है। मतलब आपको पढ़ाई करनी है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना, उसकी आपको टेंशन नहीं है। इंस्टा पे कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, वो आपको ज्यादा टेंशन है। मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ, ये देखिए आप। यहाँ पे ये पूछा गया है मतलब मुझे हंसी आ रही है। आप ये वोटिंग देखो, 37 की वोटिंग हुई है, 809 लाइक मिली हुई है, 30 कमेंट मिला हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मतलब यार हंसी आ रही है मुझे पढ़कर और तरस भी आ रही है कि हमारे देश के युवा कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये किसी चैनल की पोस्ट है, मैं उस चैनल का नाम काट दिया हूँ, मैं उस चैनल का नाम नहीं दिखाना चाहता। इसमें यहाँ पे 4 एक्ट्रेस का नाम दिया गया और पूछा ये गया कि किसने सबसे अच्छा कपड़ा पहना था अपनी शादी में। और यहाँ पे 37 के लोग, यानी 37,000 लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। हमारा इंडिया इतना फ्री है कि इनको ये पड़ी है कि आलिया, कियारा, परिणीति और आथ्या में से किसने बेहतर कपड़ा पहना था अपनी शादी में। मतलब उन्होंने अपनी शादी में क्या पहना, क्या नहीं पहना, क्या 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 नहीं। आप कौन हो भाई, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है। आपको बुलाया गया था क्या वहाँ पे। मतलब आप क्या वहाँ पे वेटर लगे हुए थे, या आप ही ने कपड़ा डिजाइन किया हो कि आपको अच्छा मजा आ रहा है कि हाँ चलो देखते हैं किसका कपड़ा ज्यादा बेहतर था। अरे यार सुधर जाओ भैया, 1 साल की मेहनत है यार। फिर लोग आपके बारे में डिसाइड करेंगे। जब 1 साल आप मेहनत कर लोगे ना, जब पढ़ लोगे, तो लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। अभी तो आप दूसरों को कोटिंग कर रहे हो, दूसरों के बारे में कमेंट कर रहे हो।
बस 1 साल दिल से मेहनत कर लो यार। 1 साल बहुत है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हिंदुस्तान में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम 1 साल के लिए बहुत है। मतलब आपको यूपीएससी 1 साल का टाइम दे रही है, और यूपीएससी में जो लोग बैठे हैं, हमारी जितना उम्र है उससे ज़्यादा तो उनको एक्सपीरियंस है। मतलब कोई किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 50 साल का एक्सपीरियंस है। इतनी तो उम्र नहीं है ना आपकी। तो इतना उम्र उनको, इतना एक्सपीरियंस है, तो आप सोचिए ना कि वो 1 साल का समय दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनफ होगा। कमेटियां बनती है, ऐसे नहीं कि एग्जाम कभी भी करा दिया जाता है। उसके लिए पूरा समिति बनती है, देखा जाता है कि 1 साल में कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसको एलिजिबल किया जाएगा, कितनी उम्र रखी जाएगी, सारी चीजें देखने के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो उन्होंने अगर 1 साल का टाइम दिया तो वो इनफ है। लेकिन हम करेंगे क्यों मेहनत? हमें क्यों मेहनत करनी है? हमें तो बस बैठ के रील देखना है। हमें तो ये डिसाइड करना है कि आलिया ने अच्छा कपड़ा पहना था या कियारा ने पहना था। अरे यार, कहाँ जा कहाँ रहा है हमारे देश का युवा? मतलब हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है ये डिसाइड करने में, कि आलिया कियारा परिणीति और आथेम से किसने बेहतर कपड़ा पहना था। उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया। उसको पीवाई क्यों नहीं देखना है, लेकिन उसको ये इनके कपड़े देखना है। शर्म कर लो यार, थोड़ी सी पढ़ लो। माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो, उनके भरोसे के साथ मत खेलो। पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन टाइम और उनका भरोसा कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ठीक है ना? और अगर जिंदगी में कभी कामयाब बनना हो तो माँ बाप के रहते बनना। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं रहेंगे तो आपके करोड़ों रुपए लेके क्या करोगे? अगर अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं ला सकते, अगर अपने बाप को एक नया फोन नहीं दिला सकते, तो करोड़ों रुपए किस काम का है? कहने के लिए दुनिया की नजर में बहुत सक्सेस रहोगे, पर दिल में कहीं ना कहीं ये कमी महसूस होगी कि काश माँ बाप के रहते हो गया होता। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आज से भी शुरुआत करते हो ना, तो भी आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो 2024 वाला। बस देखना ये है कि आप शुरुआत करते हो या नहीं, मतलब आप ठीक तरीके से लेके चलते हो कि नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे करो चाहे ना। देखो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। बनोगे आप बनोगे, ठीक है। यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि कमेंट कर दोगे कि सर आपके यहाँ से हेल्प मिली थी। वैसे भी मैक्सिमम लोग बनने के बाद कोई कमेंट नहीं करता, ना मेरे चैनल पे ना ही किसी और के चैनल पे। बनने के बाद बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो याद रखते हैं। लेकिन आपको यही नहीं समझ आ रहा है यार। आप कमेंट करो ना करो वो अलग मैटर है, ठीक है ना। आप बताओ या ना बताओ, आप मतलब थैंकफुल रहो ना रहो, अलग मैटर है। पर कम से कम अगर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो तो सही, या कुछ और काम करो तो उसको ईमानदारी से करो तो सही यार। बस ईमानदारी से करो। सक्सेस होंगे नहीं होंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो हमारे हाथ में हम वो करें बस। हम अपना 100% दे सकते हैं, हम वो करें बस। कोशिश है, उम्मीद है कि आज से आप लोग अपना एकदम नया जीवन शुरू करेंगे, एकदम नए तरीके से पढ़ाई करेंगे। आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं की, 4 दिन पढ़ाई नहीं की, डजेंट मैटर। ये आपने क्या किया था वो मैटर नहीं करता। अब आप आगे क्या सोच रहे हो? आपने 4 दिन पढ़ाई नहीं की, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो कोई वजह रहेगी, बहुत बड़ी वजह रहेगी, आपने 4 दिन पढ़ाई नहीं की। अब यहाँ पे आप टूट रहे हो या बच जा रहे हो, आप अपने आप को संभाल पा रहे हो कि नहीं, ये मैटर करता है। क्योंकि आप एक जिले के डीएम बनने जा रहे हो यार। वहां पे हजारों लोग की जिंदगी आपके एक फैसले पे टिकी है। आपका एक फैसला उनकी जिंदगी बना सकता है, एक फैसला उनकी जिंदगी बिगाड़ सकता है। तो आपने 4 दिन क्या किया? आपसे 4 दिन पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। अब आप ये देखो कि अगला जो आने वाला दिन है उसमें मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं, पढ़ सकती हूँ कि नहीं। जो ये 4 दिन में छूटा उसको कुछ हद तक कवर किया जा सकता है कि नहीं। तो ये देखो कि जो सामने है उसको हम क्या कर सकते हैं। ये तो वही बात होगी ना कि 100 क्वेश्चन प्री में आता है। अब उसमें से हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या हम पूरा पेपर छोड़ देंगे? 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इनको छोड़िए। बाकी 90 है ना, हमको इस पे ध्यान देना है। 90 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो ठीक उसी तरीके से 4 दिन पढ़ाई हुई कि नहीं डजेंट मैटर। अब ये देखिए सामने जो है हम उसमें पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। और ये जो सामने हमारे इसमें 4 दिन वाली पढ़ाई जो नहीं होती, इसको कवर कर सकते हैं कि नहीं कुछ हद तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखते हैं पहले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, अक्टूबर में पढ़ने वाले। देखिए कल भी था कुछ महत्वपूर्ण दिवस, उसको हम कवर नहीं कर पाए, तो उसको जिस दिन कोई और दिवस नहीं होगा हम उसको कवर कर लेंगे। आज पहला इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 2023 के लिए इसकी कोई थीम नहीं रखी गई है। इसका उद्देश्य है तो विश्व को अहिंसा के प्रति जागरूक करना तथा उनको अहिंसा का महत्व समझाना। आप सभी को पता है कि अहिंसा और सत्य, ये दो सबसे बड़े हथियार थे गांधी जी के, जिसके भरोसे इन्होंने देश को आजादी दिलाई। हालांकि और भी बहुत सारे लोग का योगदान था, किसी एक को कह देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है। उसके बाद जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। और आजाद भी हुआ तो किस लिए? इंस्टा देखने के लिए। अरे यार, मतलब कहाँ जा कहाँ रहा हमारा युवा। देखो फ्रेंड्स, एक चीज मुझे पता है, अगर आपके पास भी 2 हाथ है, सामने वाले के पास भी 2 हाथ है। अगर सामने 100 लोग खड़े हैं ना, तो आप इन 2 हाथों से इनको मार नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने 2 हाथ जोड़ लिया, तो शायद ये, यहाँ 100 नहीं, 1 लाख लोग खड़े हो, 1 हजार लोग खड़े हो, ये आपके सामने झुक जाएंगे कि यार इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी बंदा हाथ जोड़ रहा है, तो कोई तो बात होगी। मतलब कितना आपके बारे में इतना ज्यादा अच्छी चीज हो जाएंगे ना, कि कितना शालीन बंदा है, कितना मैनरफुल बंदा है, कि ये इसको पता है कि कैसे इसको मैनेज करना है कंडीशन को। तो 2 हाथों से 1 हजार लोगों को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें 2 हाथों से 1 लाख लोगों का दिल जीता जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट्स डे। इसको भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसको 2023 के लिए थीम करके, ये तो लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, रिजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज।
दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दो लोगों में बहस हो रही हो या झगड़ा हो रही हो और आपने जाकर उनको शांत कराया हो, या फिर आपके किसी के साथ बहस चल रही हो और किसी तीसरे आदमी ने आके बीच में इंटरफेयर किया और दोनों को शांत करा दिया हो? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? वैसे तो आप लोग बताओगे नहीं कमेंट में, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मतलब सिर्फ आपको यस या नो लिखना है, तो उतना भी आप नहीं कर सकते हो। चलो वो भी नहीं तो वाई या एन लिख दो, ताकि इससे पता चल जाए कि हाँ हुआ है या नहीं। देखिए मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे वजह है। अभी संसद में एक बिल पास हुआ है, यानी कि अब तो ये विधेयक बन गया, सॉरी अब तो ये अधिनियम बन गया। तो इसका नाम है मध्यस्थता विधेयक 2023, मीडिएशन बिल 2023। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो लोग आपस में कुछ कर रहे हैं और तीसरा आकर के इनके बीच इंटरफेयर करे। मान लीजिए दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अब तीसरा आके सुलझाता है, अरे भाई साहब जाने दीजिए, अरे छोड़ दीजिए, हो गया, उनको नहीं समझते, इस तरीके से कह के आप देखेंगे कई बार होता है। अगर आपके साथ नहीं भी होगा तो कम से कम आपके सामने कई बार ऐसी घटनाएं होंगी कि दो तीन लोग आपस में बहस कर रहे थे तो कोई चौथा आकर के इनको समझाता है कि यार छोड़ो यार, जाने दो, ऐसा है वैसा है। इसी को मध्यस्थ कहा जाता है, जो बीच में आकर इंटरफेयर करता है। जैसे आप देखेंगे सिंधु जल समझौते में मध्यस्थ कौन है? तो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था? तो पाकिस्तान और इंडिया को राज्य किया था कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर करें। इसी तरीके से अगर देखते हैं कि हमारे और आपके बीच में कौन मध्यस्थ है, मीडिएशन कौन है, मीडिएटर कौन है, तो यूट्यूब है। क्यों? क्योंकि मैं लेक्चर आप लोग को थोड़ी ना भेज रहा हूँ डायरेक्ट, मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ? यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। और आप कहाँ से देख रहे हैं? यूट्यूब से ही देख रहे हैं। मैं आपके मोबाइल पे नहीं ना डायरेक्ट भेज रहा हूँ। तो बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है वाई टी, यानी कि यूट्यूब। और आप यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं भेज रहा हूँ यूट्यूब को, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आप देख यहाँ से रहे हो, यानी कि आप यूट्यूब से देख रहे हो। तो बीच में हमारे कौन है? यूट्यूब है। यही मध्यस्थ हो गया। ये चर्चा में क्यों है? तो संसद के हालिया मानसून सत्र में दोनों सदनों द्वारा मध्यस्थता विधेयक 2023 मीडिएशन बिल 2023 पारित किया गया, जिसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद मध्यस्थता अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और मध्यस्थता के माध्यम से निपटान समझौतों को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने की मंशा रखता है। अच्छा, जब भी ऐसे कोई मीडिएटर की बात आती है ना, तो आप गांधी जी का नाम यूज कर सकते हो। अब गांधी जी का नाम कैसे यूज कर सकते हो? गांधी जी कैसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि कोर्ट में जाओ ही मत, कोर्ट के बाहर ही मैटर सॉल्व कर लो। हालांकि वो पेशे से एक वकील थे, तो लोग यही कहते थे यार तुम अपने ही पेट पे लात मार रहे हो, तुम चाहते हो कि लोग कोर्ट में ही ना जाए। और इसी के नाते यहाँ पे ग्राम पंचायत हो गया, परिवार न्यायालय हो गया, ऐसी अवधारणाएं लेके आई गई थी। गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके पास कोर्ट में जाने भर का ना तो पैसा है, ना समय है, ना साधन है। क्योंकि गरीब आदमी आज काम करेगा तो खाएगा, आज काम नहीं करेगा तो उसको खाने को भी नसीब नहीं होगा। और कोर्ट में चलने वाली प्रक्रियाएं कितनी लंबी आप सभी को पता है। मतलब 10-10 साल, 20-20 साल केस चलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर केस था वो निपट चुका है, उसके बाद फैसला आ रहा है। तो मतलब क्या ही मतलब रहेगा उस चीज का। तो आप यहाँ पे गांधी जी का नाम यूज कर सकते हैं जब भी मध्यस्थ के बारे में बात आती है। बात करें मध्यस्थता क्या है, तो वो चीज़ तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा ही दी है। बाकी यहाँ पे लिखी हुई है कि मध्यस्थता क्या होती है। तो जैसे एक स्वैच्छिक और बाध्यकारी प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ होता है, जो विवादित पक्षों को समझौते तक पहुंचाने में मदद करता है। और यहाँ पे समाधान जो होता है वो थोपा नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपके ऊपर जबरदस्ती कर दी कि आपको ये मानना है तो मानने, विकल्प रखता हूँ मैं, उसके बाद आपको मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाउनलोड कर, सॉरी अपलोड कर दिया, अब आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। मैं आपसे थोड़ी ना कहता हूँ कि चलिए आप जबरदस्ती आपको देखना, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मैंने अपलोड कर दिया, फिर अब आप देखते हैं कि नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके अंदर कितनी आग है आईएएस बनने की, वो तो आप ही डिसाइड करोगे। अगर आपके अंदर आग है तो आप लेक्चर देखोगे, रोज डेली ध्यान से देखोगे। नहीं है, सिर्फ टाइम पास करें तो कोई बात नहीं। बल्कि ऐसे अनुकूल माहौल का निर्माण किया जाता है जिसमें विवाद में शामिल पक्ष अपने सभी विवादों को सुलझा सकते हैं। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड वैकल्पिक तरीका। अब ट्राइड एंड टेस्टेड वैकल्पिक तरीका क्या मतलब है? जिसको आजमाया जा चुका है। ऐसा नहीं कि बस हवा में बात की जा रही है कि संकल्पना, इसको ट्राई किया जा चुका है, आजमाया जा चुका है पहले ही। कहाँ कहाँ पे? तो दिल्ली, रांची, जमशेदपुर, नागपुर, चंडीगढ़ और औरंगाबाद शहरों में ये बेहद सफल सिद्ध हुआ है। मध्यस्थता एक संरचित प्रक्रिया यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जहां एक तटस्थ व्यक्ति विशेष संचार और समझौता वार्ता तकनीकों का उपयोग करता है। मध्यस्थता प्रक्रिया में भागीदार वादियों ने मुखर रूप से इसका समर्थन किया है। वादी कौन होते हैं? लिटिगेंट्स, यानी कि पक्ष जिसको आप कह सकते हैं। दो पक्ष होते हैं, तीन पक्ष होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। मध्यस्थता के अलावा विवाद समाधान के कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे पंचाट हो गया, आर्बिट्रेशन, समझौता वार्ता, नेगोशिएशन और सुलह। होता है ना कि यार बाहर ही समझौता कर लो, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, अभी कोर्ट में जाएंगे तो 10-10 साल केस खींचेगा, तुम भी परेशान होगे, हम भी परेशान होंगे। इसी तरीके से कहते हैं कि सुलह कर लो, कुछ ले दे करके बात खत्म करो, क्या जरूरत है फालतू में एफआईआर करने की, क्या जरूरत है फालतू में कोर्ट में जाने की। तो वो सारे अन्य तरीके हैं मामले सुलझाने के। तो हम बात करते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। तो इसमें पहला है वाद पूर्व मध्यस्थता, प्री लिटिगेशन मीडिएशन। पक्षकारों द्वारा किसी न्यायालय या किसी निश्चित न्यायाधिकरण के पास पहुंचने से पहले मध्यस्थता द्वारा अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों को निपटान का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि सिविल या वाणिज्यिक लिखा है, यानी कि नागरिक, या फिर यहाँ पे कॉमर्शियल, आपराधिक नहीं लिखा गया। तो इस चीज को ध्यान देंगे। मतलब ये नहीं कि किसी ने रेप कर दिया और आप बाहर चल करके कह रहे हो कि कोर्ट के बाहर ही समझ लो, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
किसी ने मर्डर कर दिया और आप कह रहे हो कि बाहर ही समझौता कर लो यार, क्या फालतू में कोर्ट में जाना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सिविल मामले जैसे कि शादी विवाह का मामला हो गया, संपत्ति बंटवारा का मामला हो गया, उस इसी तरीके से वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल मामला हो गया, कोई पैसे के लेन देन हो गए, उसके बारे में बात की जा रही है। भले ही वे वाद पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से किसी समझौते तक पहुंचने में विफल रहे, न्यायालय या न्यायाधिकरण प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संलग्न पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है। यानी आपको एक बार ट्राई करना है, भले से उसका कोई निर्णय ना आए, भले से आप उसको निर्णय से सहमत ना हो, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए। वे विवाद जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं, यानी ऐसे मामले जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं है, जिनको मध्यस्थता के मामले में नहीं लाया जा सकता है। अधिनियम में उन विवादों की सूची दी गई है जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं माने गए हैं। इनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवाद शामिल है। कौन कौन से? जैसे अल्पवयस्क या विकृत चित्त के व्यक्तियों के विरुद्ध दावों से संबंधित, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब चल रही है, अब आप उसको कह रहे हो कि चलो यार बाहर समझौता कर लेते, फिर तो आप उसका समझौता क्या करोगे? आप उसको यहाँ इधर उधर की बातें बता करके, पाठ पढ़ा करके फुसला ले जाओगे। जहाँ आपराधिक अभियोजन शामिल है, वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि आपराधिक मामला जहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मध्यस्थता नहीं की जा सकती। और जहाँ तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तीसरे पक्ष का मतलब दो लोग आपस में हो और इसकी वजह से तीसरे पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तीसरे तैयार ही नहीं, आप दोनों आपस में समझौता कर रहे हो, ये चीज गलत है ना। केंद्र सरकार के पास इस सूची में संशोधन कर सकने की भी शक्ति है। अब केंद्र सरकार चाहे तो किसी चीज को इस सूची में जोड़ सकती है, चाहे तो इसमें से किसी को हटा सकती है, केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लागू कहाँ होने वाला है ये अधिनियम? तो जहाँ केवल घरेलू पक्षकार संलग्न है, कम से कम एक विदेशी पक्ष संलग्न है और यह वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है। यानी या तो घरेलू, घरेलू का क्या मतलब है? जो इंडियन लोग हैं, सिर्फ ऐसे दोनों पक्ष हैं, तीन पक्ष हैं, चार पक्ष हैं, जितने भी पक्ष हैं सब इंडियन है। या अगर कोई विदेशी पक्ष शामिल है तो उसमें क्या होना चाहिए? कॉमर्शियल मैटर होना चाहिए, वाणिज्यिक मामला होना चाहिए। यदि मध्यस्थता समझौते में यह कहा गया कि मध्यस्थता इस अधिनियम के अनुसार होगी, यानी अगर मध्यस्थता समझौता जो करना है तो ये लिखा गया हो मध्यस्थता विधेयक 2023 के अनुसार ही मध्यस्थता होनी चाहिए, तो उसको भी इसी के तहत देखा जाएगा। अच्छा, ये प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो कार्रवाई जो भी हुई ये गोपनीय होगी। ऐसा नहीं कि माइक लेके अनाउंस किया जा रहा है कि हम लोग मध्यस्थता करने का, तो ये चीज हो रही है, मतलब उसको गोपनीय रखा जाना है और इसे 180 दिनों के भीतर पूरा कर लेना है। लेकिन अगर दोनों पक्षकार चाहते हैं तो इसे 180 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि कोई पक्षकार 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से पीछे भी हट सकता है। यानी उस 2 बार ये लोग मिले सुलह करने के लिए, दोनों बार सुलह नहीं हुआ, दोनों बार मध्यस्थता नहीं हुई, तब ये क्या कर सकते हैं? इसमें से कोई भी पक्षकार चाहता है कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे कोर्ट में ही जाना या फिर न्यायाधिकरण में ही जाना मामला सुलझाने के लिए, तो जा सकता है। इसके ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है। अच्छा, इसमें मध्यस्थ कौन नियुक्त किया जा सकते हैं? मीडिएटर्स कौन बन सकते हैं? तो मध्यस्थों की नियुक्ति निम्नलिखित रूप में भी की जा सकती है, जैसे कि पक्षकारों द्वारा समझौते या सहमति के माध्यम से, अथवा एक मध्यस्थता सेवा प्रदाता द्वारा। यानी अगर दोनों पक्षकार सहमत हो जाए कि ये तीसरा व्यक्ति है नाम का, इसी को आप मध्यस्थ हमारे मामले में रख दीजिए, तो दोनों पक्ष सहमत है तो इनको रख दिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा है जो विशेषज्ञ इस मामले में, तो उसको रखा जा सकता है। मध्यस्थों के हितों के किसी भी ऐसे टकराव या खुलासा करना होगा जो उनकी स्वतंत्रता पर संदेह उत्पन्न कर सकता है। यानी मान लीजिए ए नाम का कोई मीडिएटर है, तो अब ऐसा किसी को डाउट है, किसी पक्षकार को लगता है कि आप अन्य पक्ष के साथ बोल सकते हैं, मतलब मेरे खिलाफ जाके बोल सकते हैं और आप किसी एक का पक्ष ले सकते हैं, तो फिर इनको इस बारे में बताना होगा कि ऐसा क्यों लग रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। मतलब इनको ये क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। इनको ये बातें बतानी पड़ेगी ताकि जो निर्णय है उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़ पाए, वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र निर्णय हो, किसी के साथ जाने वाले निर्णय ना हो, किसी को देख के बायसनेस वाले निर्णय ना लिया गया हो। अगर हम बात करें भारतीय मध्यस्थता परिषद, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो केंद्र सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करेगी। इस परिषद में कौन कौन शामिल होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो मध्यस्थता या एडीआर में अनुभव रखते हैं। एडीआर क्या है? तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कोर्ट के बाहर भी अन्य मामले जो होते हैं, अन्य तरीका जो होता है मामले सुलझाने का, उसके बारे में बात की जा रही है। 3 पदेन सदस्य होंगे, ये कौन कौन होंगे? तो कानून सचिव और व्यय सचिव सहित, और किसी औद्योगिक निकाय से एक अंशकालिक सदस्य होगा। परिषद के कार्यों में क्या क्या हो सकता है? तो मध्यस्थों का पंजीकरण और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। अगर हम बात करें मध्यस्थता के माध्यम से निपटान समझौते, तो मध्यस्थता सामुदायिक मध्यस्थता को छोड़कर से उत्पन्न समझौते न्यायालय के निर्णय की तरह ही अंतिम और बाध्यकारी और परिवर्तनीय होंगे। यानी या तो आप मध्यस्थता कराओ नहीं, अगर आपने मध्यस्थता के 2 सत्रों के बाद आप यहाँ से हट गए और कहते हैं कि कोर्ट में जाना है, चलो ठीक है, लेकिन अगर एक बार मध्यस्थता का फैसला आ गया, इसका फैसला आ जाता है, तो फिर वो आपके लिए बाध्यकारी होगा, अंतिम होगा और यहाँ पे इसको लागू करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन विशेष परिस्थितियों में इनको बदला भी जा सकता है, चुनौती भी दी जा सकती है। कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी बताई गई? तो धोखा, फ्रॉड, भ्रष्टाचार, गलत पहचान उन विवादों के मामले में जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं है। अब मतलब किसी का रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है और यहाँ पे आप कहते हो कि मध्यस्थता हो गई है, तो इस आधार पर इसको चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इस अधिनियम में कहा गया कि आपराधिक मामलों से इसको दूर रखना है। इसी तरीके से किसी का जबरदस्ती धोखा कर लिया गया, डरा धमका के उसके साथ समझौता कर लिया गया, तो इन सारे मामलों में इसको चुनौती दी जा सकती है। बात की जाए सामुदायिक मध्यस्थता क्या होती है जिसको छोड़ा गया इसमें, तो किसी इलाके के निवासियों के बीच शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाले विवादों को सुलझाने के लिए
सामुदायिक मध्यस्थता का प्रयास किया जा सकता है। इसका आयोजन 3 मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मध्यस्थता विधेयक लाया है क्यों गया, इसको अधिनियम क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी, उसके बारे में बात की जाए तो लंबित मामलों के समाधान हेतु, ये तो मतलब विश्वविख्यात बात है कि भारतीय न्यायालय में कितने ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं, और फिर न्याय की प्रक्रिया कितनी देरी से होती है ये भी सबको पता है, तो इसलिए इनको लाने की आवश्यकता पड़ी। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि विभिन्न स्तरों के न्यायालयों के समक्ष लगभग 4.7 करोड़ से भी अधिक मामले अभी तक लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें से 87.4% अधीनस्थ न्यायालयों में है और 12.4% उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े। उच्च न्यायालयों से क्या मतलब है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इस परिदृश्य में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति मीडिएशन एंड काउंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी ने मध्यस्थता को संघर्ष समाधान के लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड विकल्प के रूप में देखा है। मध्यस्थता पर स्टैंड एलोन या स्वतंत्र विधियों का अभाव भी है। जैसे ऐसी कई विधियां मौजूद हैं जिनमें मध्यस्थता प्रावधान शामिल है, जैसे कि बात करें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। यार एक चीज आप देखो, जैसे बहुत सारे पुराने केस ऐसे हैं ना जहाँ 50 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा हुआ। अब ये 50 रुपए की चोरी का इल्जाम ये 10 साल से बेचारा झेल रहा है, और अभी ना तो इसके ऊपर प्रूफ हुआ ना कुछ, और इनको जेल में डाल दिया गया है। मतलब अंडर ट्रायल है ना, भी इनके ऊपर इल्जाम प्रूफ नहीं हुआ, उसके बाद भी इनको जेल में रखा गया, और इल्जाम क्या, 50 रुपए की चोरी का। तो आज के मामले में हम कोर्ट में इसको लेकर के क्यों जाए, अगर 50 रुपए की चोरी का मामला था तो क्यों इसको कोर्ट के बाहर समझा लिया जाए। अब इससे कोर्ट के ऊपर भी बर्डन कम पड़ेगा, दोनों पक्षों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल भी जाएगा, उसके अलावा जेल में भीड़ भी कम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सुलझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम होता क्या है कि छोटी छोटी बातों के लिए FIR कर देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए जेल पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे 4.7 करोड़ से 4.5 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं अभी तक। बात की जा रही है उपरोक्त विधियों के बावजूद भारत में कोई समर्पित स्टैंड एलोन या स्वतंत्र मध्यस्थता विधि मौजूद नहीं, यानी जो ये मध्यस्थता था ना, इससे रिलेटेड कोई एकमात्र विधि नहीं थी कि इसी से समर्पित हो इसी को। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इटली सहित विभिन्न देशों में मध्यस्थता पर स्टैंड एलोन कानून मौजूद है। यानी इन देशों में स्टैंड एलोन का क्या मतलब होता है कि एकमात्र कानून, यानी एक समर्पित कानून कह सकते हैं एक तरीके से आप, एकमात्र कहना ठीक नहीं, समर्पित कानून ज्यादा उचित है। तो समर्पित कानून है मध्यस्थता को लेकर के, क्योंकि अगर बाहरी मध्यस्थता हो जाए, मान लीजिए 10 केस भी निपट जाते तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अन्य न्यायालय उनके ऊपर भार कम पड़ेगा ना, और फिर आपका मामला भी जल्दी सुलझ जाएगा। जो न्यायालय की प्रक्रिया में लगने वाला खर्च है वो भी कम हो जाएगा, जो आने जाने का समय लगने वाला वो भी कम हो जाएगा, आप भी अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, तो दोनों के लिए बेहतर हो जाएगा। बात की जा रही है वास्तविक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में मध्यस्थता। मध्यस्थता सरल भाषा के माध्यम से न्याय प्रदान करना आसान बनाती है और पारंपरिक तरीकों की एक लागत प्रभावी विकल्प साबित होती है। मध्यस्थता के दौरान प्राप्त समाधान व्यक्तियों के लिए वास्तविक न्याय सुनिश्चित करता है, जहां विचारों के आदान प्रदान और सूचना के प्रवाह के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को संवैधानिक मूल्यों का अनुरूप बनाया जाता है। देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए गांव का मामला है, अब यहाँ पे 2 लोगों में विवाद हो गया, अब यहाँ पे पूरी पंचायत बैठती है, 10-12 लोग बैठते हैं, अब ये सब आपके गाँव के लोग हैं, ठीक है, आपके गाँव के लोग हैं, तो आप खुल के अपनी बात कह पा रहे हो, आप गाँव की भाषा में कह पा रहे हो, जैसे भी आपको उचित लग रहा है आप वैसे कह पा रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए यही मामला कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट में तो आधा से ज्यादा लोग की आवाज नहीं निकलती है, कोर्ट तो छोड़िए, पुलिस के अगर कांस्टेबल को देख लें तब भी बहुत सारे लोग की आवाज निकलना बंद हो जाती है। तो जब कांस्टेबल को देख के हाल है, वहां पे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ है, यहाँ पे तो हजारों पुलिस लगी हुई है इनकी सुरक्षा के लिए, तो आप आवाज कैसे निकलेगी, जो बेचारे इतने गरीब हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कि कोर्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, वकील जिधर घुमा रहे वो उधर घूम रहे, उनको क्या पता है। कभी तो 3-3 साल से इनकी डेट ही नहीं आ रही, सुनवाई ही नहीं हो रही, तो ये सारे मामले बहुत दिक्कत करते हैं। आप अपने गांव के स्तर पे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 लोग के बीच विवाद होता है, यहाँ पे 4 लोग बैठ करके ये फैसला सुन रहे हैं, तो अब आप उनके सामने खुल के बोल पाओगे कि साहब ऐसे हुआ था, और ये आपके गांव के लोग हैं, आप इनके साथ ओपन, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, आप जैसी भी भाषा में चाहे वैसे बोल सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको भाषा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। उसके अलावा एक आकांक्षा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनने की भी है। मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन मध्यस्थता के माध्यम से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौते के लिए एक सार्वभौमिक और कुशल ढांचा है। तो अगर कभी पूछे मध्यस्थता से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है, तो सिंगापुर कन्वेंशन है या सिंगापुर समझौता है। चूंकि भारत भी वर्ष 2019 से इसका हस्ताक्षर करता है, इसलिए देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला एक कानून का निर्माण करना उपयुक्त होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र इंटरनेशनल मीडिएशन हब बन सकने के लिए भारत की साख को बढ़ावा देगा। ये सारी आवश्यकताएं हैं कि मीडिएशन बिल क्यों लाया गया, मीडिएशन अधिनियम क्यों लाया गया है। अगर हम बात करें इस अधिनियम से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं, संबंधित चिंताएं क्या हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वादपूर्व मध्यस्थता की अनिवार्यता, यानी इसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको कोर्ट में आने से पहले एक बार सुलह करने की कोशिश करना। अब मान लीजिए किसी को लगता है मुझे सुलह नहीं करना, वो दुश्मन है या फिर उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है, सुलह के लिए कहीं और बुला करके उनको निपटा ही दे, तो फिर क्या कर लोगे। और मतलब यहाँ पे एक तरीके से किसी चीज को अनिवार्य कर देना, फिर ये हमारी
आर्टिकल 21 का है ना, क्योंकि हम तो भाई यहाँ पे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है, हम नहीं चाहते कि हम सुलह करें, तो आप जबरदस्ती क्यों भेज रहे हो वहाँ पे? तो ये हमारे लिए विकल्पों को सीमित कर देता है, ये समस्या निकल के आ रही है। उसके अलावा बात करें कि जो मध्यस्थ नियुक्त किए जाएंगे उनके पास सीमित प्रासंगिक अनुभव होता है। अब कई सारे मामले आते हैं, अलग अलग तरीके के मामले आते हैं, और सबको मतलब जो व्यक्ति नियुक्त किया है उसको हर मामले में विशेषज्ञता हासिल हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और आपने इसी को नियुक्त कर दिया है, मान लीजिए ये लॉ से पढ़े हुए हैं, अब इनको लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी है, और यहाँ पे मामला आ रहा है परिवार के बारे में, इनको लग रहा है कि यार परिवार कैसे चलाया जाए, दहेज के बारे में मामला है, तो जरूरी तो नहीं है कि इनको सारी चीजें पता हो, ये तो सिर्फ लॉ वाले एक्सपर्ट देखेंगे। लेकिन जो घरेलू स्तर पर चल रहा है, जो पारिवारिक स्तर पर चल रहा है, उसको समझने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वही बात की जा रही है कि जरूरी नहीं है कि जिसको नियुक्त किया गया है उसके पास हर मामले की विशेषज्ञता हो। उसके अलावा बात करें कि विनियमन जारी करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है, यानी केंद्र सरकार की मंजूरी से पहले मध्यस्थता परिषद जो है वो अपने विनियमन जारी नहीं कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की अगर हमें ये देखिए, अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में सोच करके कोई निर्णय लेंगे। अगर मान लीजिए हमें घर से 5,000 रुपये महीने चाहिए ताकि हम बाहर रह करके पढ़ाई कर सकें, अगर घर वाले 5,000 रुपये हमें महीने नहीं देते हैं बाहर रहने के लिए, तो क्या हम बाहर रह के पढ़ाई कर पाएंगे? क्योंकि हम तो कमा नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ाई बस कर रहे हैं। तो ये हम घर वालों के ऊपर डिपेंड हो गए। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, जो मध्यस्थता परिषद है, इसको आवश्यकता है कि ये केंद्र सरकार से इजाजत लेगी, उसके बाद ही अपने नियम को लागू करेगी। तो जब केंद्र सरकार से इजाजत लेकर नियम लागू करेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रभावशीलता पर कमी आएगी, इसकी प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसी तरीके से बात करें कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनको तो केंद्र सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो फिर इसके लिए परमिशन की आवश्यकता क्यों रखी गई है? ये भी एक मुद्दा है। उसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय निपटान को लागू करने में चुनौतियां। बात करें यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को घरेलू मानता है जब यह भारत में आयोजित हो और निपटान या निपटारे को न्यायालय के निर्णय या डिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है। सिंगापुर कन्वेंशन उन निपटानों पर लागू नहीं होता है जो पहले से निर्णय या डिक्री का दर्जा रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में सीमा पार मध्यस्थता आयोजित करने से विश्वव्यापी परिवर्तनीयता के व्यापक लाभ अपवर्जित हो जाएंगे। उसके अलावा अगली समस्या क्या, तो मध्यस्थों के लिए विविध पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। मध्यस्थों के इन सभी 4 स्थानों पर पंजीकृत या सूचीबद्ध होना वगैरह, मतलब अलग अलग 4 स्थानों पर जाकर के मध्यस्थों को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हम मध्यस्थ हैं, ताकि उनके बारे में 4 स्थानों पर जानकारी हो सके। तो इसके लिए एक एकीकृत पोर्टल बनाया जा सकता था, सिर्फ एक ही पोर्टल रखा जा सकता था जहाँ पे केंद्रीकृत होता और मध्यस्थ अपनी जानकारी दे देते कि मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, एज है, ये मोबाइल नंबर है, और हम इस मामले में मध्यस्थ रह चुके हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है। तो उनको भी दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे अलग अलग 4 जगहों पर जाकर इनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कौन कौन से, तो भारतीय मध्यस्थता परिषद, न्यायालय द्वारा अनुलग्नक मध्यस्थता केंद्र, एक मान्यता प्राप्त मध्यस्थता सेवा प्रदाता और एक विधिक सेवा प्राधिकरण, इन सब के रूप में जाकर उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये स्पष्ट नहीं कि ऐसे मध्यस्थों के लिए इनमें से किसी भी एक शर्त को पूरा करना पर्याप्त क्यों नहीं है। उसके अलावा बात करिए अपरिभाषित शब्दावलियां भी रखी गई इसमें कुछ, जैसे कि अधिनियम का खंड 8 किसी पक्षकार को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अंतरिम राहत के लिए मध्यस्थता की शुरुआत से पहले या इसके दौरान न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। तो ये असाधारण परिस्थितियां क्या, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उसके अलावा ऑनलाइन मध्यस्थता से संबंधित मुद्दे क्या है, तो नीति आयोग की एक हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के केवल 55% लोगों के पास इंटरनेट तक पहुंच है और केवल 27% के पास उपयुक्त इंटरनेट डिवाइस मौजूद है। तो बताइए, सिर्फ 55% के पास इंटरनेट है। उसके अलावा इसमें से 27% ऐसे हैं जो अच्छे से डिवाइस यूज कर पा रहे हैं, इंटरनेट को लेकर के सक्षम है। तो फिर ये कैसे ऑनलाइन के माध्यम से निपटारा करेंगे? इससे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए पहुंच या अभिगम्यता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सामुदायिक मध्यस्थता से जुड़े क्या मुद्दे हैं, तो सामुदायिक मध्यस्थता के मामले में यह अधिनियम 3 मध्यस्थों का एक पैनल रखना अनिवार्य बनाता है। सामुदायिक मध्यस्थता एक शक्तिशाली साधन है जो लोगों को प्रबंधित संचार के माध्यम से विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करता है। 3 मध्यस्थों के एक पैनल की आवश्यकता अनावश्यक लगती है और यह मध्यस्थता प्रक्रिया में निहित लचीलेपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ये सारी समस्याएं, ये सारे मुद्दे हैं इस अधिनियम से जुड़े हुए। अगर हम बात करें आगे की राह क्या, तो अनिवार्य वाद पूर्व मध्यस्थता का चरणबद्ध प्रवेश किया जाए। यानी यहाँ पे ये क्या जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट में पहुंचने से पहले आपने ये अनिवार्य कर दिया कि बाहर एक बार आप सुलह समझौता करके आने की कोशिश करें, मध्यस्थता करके आने की कोशिश करें। तो इसको हर कैटेगरी के लिए अनिवार्य ना किया जाए, शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ 2-4 कैटेगरी में रखा जाए कि अच्छा ये कैटेगरी है, इसके तहत आपको जा करके शुरू में ये करना है कि अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको कोर्ट आने से पहले एक बार मध्यस्थता ट्राई करनी है, बाहरी मैटर सुलझाने को कोशिश करनी है। तो सारी कैटेगरी में एक साथ ना किया जाए, ये बात कही जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है। समय सीमा कम करना, बात करें मध्यस्थता विधेयक 2021 पर संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट ने मध्यस्थता पूरी कर लेने की समय सीमा को 180 दिन से घटाकर के 90 दिन की सिफारिश की थी। यानी यहाँ पे दोनों पक्षों को 180 दिन का समय दिया गया है मध्यस्थता विधेयक 2023 में, मध्यस्थता अधिनियम 2023 में। तो ये कहा गया कि इसको हटा करके 90 दिन कर दिया जाए, ताकि अगर मान लीजिए इनके बीच समझौता नहीं भी हो पाता तो जल्दी से कोर्ट में आए और जल्दी से इनको न्याय मिल जाए। क्योंकि 180 दिन तो पहले यहीं पर रख दिया गया, फिर 180 दिन और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये साल भर यहीं चलता रहेगा, फिर ये कोर्ट में कब आएंगे? 1 साल तो यहीं पे घिस जाएगा और बाद में पता चलता है कि इसका कोई निर्णय भी नहीं है, कोई समझौता भी नहीं बन पाया, तो फिर बाद में इनको अदालत आना ही पड़ेगा।
उसके अलावा बात करें क्षमता निर्माण की, तो नीति आयोग ने माना है कि भारत में अनिवार्यवादपूर्ण मध्यस्थता के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में उपलब्ध मध्यस्थों की संख्या और बड़ी संख्या में मध्यस्थ प्रदान कर सकने की पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति ने मॉडल मध्यस्थता को निर्धारित करने, देश भर में मध्यस्थों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने और सभी जिलों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश की है। उसके अलावा अभिगम्यता में वृद्धि की जा सकती है। ऑनलाइन मध्यस्थता को सफल बनाने के लिए हमें अपनी बैंडविड्थ पहुंच को देश के दूर दराज के हिस्सों तक व्यापक रूप से बढ़ाना होगा। विधिक सहायता, लीगल एड की स्थापना करने या पर्याप्त आईटी अवसंरचनाओं के साथ जस्टिस क्लिनिक तक पहुंच बढ़ाने के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसके अलावा बात करें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन IA और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अच्छा, यहाँ पे IA है और यहाँ पे AI, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। पारंपरिक अभ्यासों के कुछ प्रमुख विकल्प हैं। IA यानी कि इसके बारे में बात करें, पारंपरिक विवाद समाधान विधियों को प्रतिस्थापित करता है, जबकि AI पारंपरिक प्रदर्शन दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करता है। AI माध्यस्थम प्रक्रिया और इसके उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकता है। AI संचालित सेवाएं मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाकर वकीलों को मसौदा तैयार करने, बेहतर प्राधिकारों की पहचान करने, दस्तावेजों की समीक्षा करने आदि में सहायता कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, हम इसमें AI जैसी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्षतः हम देखें तो भारत में मध्यस्थता का भविष्य सामाजिक परिवर्तन को उस तरीके से प्रभावित करने की क्षमता में निहित है जिस तरह से कानून नहीं कर पाता है। इस अधिनियम को रूप की बजाय भावना में अधिक लागू किया जाना चाहिए। यानी बात यहाँ पे की जाए कि इसको एक्ट के बजाय एक सामाजिक तत्व के रूप में लागू किया जाना चाहिए, कि आपको एक्ट जबरदस्ती नहीं करना है, कि आप खुद इस चीज को डेवलप करना धीरे धीरे, कि आपको मध्यस्थता के माध्यम से मैटर सुलझा लेना है, ज्यादा कानूनी चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे कि एक प्रसिद्ध न्यायविद ने उपयुक्त कहा है कि यह भावना है ना कि रूप जो न्याय को जीवंत बनाए रखती है। अब ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर कहीं भी मध्यस्थता के बारे में बात आती है तो इस चीज को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। उसके अलावा गांधी जी को आप कोट कर सकते हैं कि गांधी जी भी इस चीज को बढ़ाने की बात करते थे, महत्ता देते थे इस चीज को। इस टॉपिक से जुड़ा अभ्यास प्रश्न आपके लिए रहा मेंस के हिसाब से। विवाद समाधान के एक तंत्र के रूप में मध्यस्थता के विभिन्न लाभ होने के बावजूद भारत में इसका अधिक उपयोग नहीं किया गया है। मध्यस्थता अधिनियम 2023 के विशेष संदर्भ में उपयुक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। तब आप यहाँ पे इसको आंसर राइटिंग चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, जो जीएस वाला क्वेश्चन है वो तो लास्ट में है, लेकिन ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, तो देखिए दो तरीकों से जुड़ सकते हैं। एक तो आप जीएस थ्योरी में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा सकती है, जैसे AI का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। लेकिन ज्यादातर कहाँ से जुड़ेगा, तो ज्यादातर जुड़ेगा GS1 से, क्योंकि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक प्रक्रियाएं क्या, इन सारी चीजों से बात की जा रही है। क्वेश्चन एक ही है, टॉपिक एक ही है, लेकिन इसको हम GS1, GS2, GS3, GS4 सबसे जोड़ सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो देखिए ये मान लीजिए मध्यस्थता विधेयक है, इसका अंततः प्रभाव कहाँ पड़ना है, हमारे समाज पर, और समाज हमारे GS1 में रखा गया है। आप देखेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं, समाज से जुड़ा मुद्दा हमारे GS1 में रखा गया है। अब आप इसको GS2 से जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ेंगे, GS2 से इस तरीके से जोड़ेंगे, जो सरकार की नीतियां, सरकारी हस्तक्षेप है, और यहाँ पे ये ला कौन रहा है, ये कानून हो गया, एक्ट हो गया, और इसमें किसका हस्तक्षेप है, न्यायालय का हस्तक्षेप है। तो ये सब कहाँ पे आते हैं, सब आते हैं GS2 में। GS3 में कैसे जोड़ेंगे, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम देखते हुए इसको GS3 से भी जोड़ सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे GS3 में पूछेगा तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो मध्यस्थता विधेयक आया है 2023 वाला, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग किया जा सकता है, या टेक्नोलॉजी के विविध आयामों को इसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये आपका GS3 का क्वेश्चन हो गया। GS1 में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो ये मध्यस्थता विधेयक 2023 है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके प्रमुख प्रावधान बताइए। GS2 में पूछेगा तो ये पूछेगा इसमें न्यायालय की भूमिका क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, विभिन्न NGOs की भूमिका क्या हो सकती है। इस तरीके से GS2 में पूछ सकता है। अब GS4 का बचा है, आप सोचोगे यार GS4 में तो नहीं पूछ सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो GS4 में भी ऐसे पूछ सकता है। कैसे, अब GS4 में एक पूरी केस स्टडी दे रहा है कि आप यहाँ पे DM है, ये कंडीशन बनती है, ऐसा ऐसा होता है, दो लोगों के बीच विवाद हो जाता है, फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप मध्यस्थता करेंगे, और उसके अलावा आप कोर्ट में लेके जाएंगे, आप डायरेक्ट सजा दे देंगे, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी। तो ठीक है ना, ये भी बन सकता है। उसके बाद आपसे ये कह दिया जाएगा कि जो मध्यस्थता अधिनियम 2023 आया है, इसके विशेष संदर्भ में आप निर्णय लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये GS4 में क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक एक ही है और चारों GS से हमने जोड़ दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पढ़ाई इसी तरीके से करनी है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ये समझ आना चाहिए कि हम उसको कहाँ कहाँ से जोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आएगा, और ये GS चारों GS से जुड़ा है, ये भी चीज़ आपको समझ आएगी। बात करते हैं कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफाइड टॉपिक्स के बारे में, यानी प्रारंभिक परीक्षा से विशेष तरीके से जुड़ा है, मतलब ज्यादा चांसेस यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बनने के। वैसे बनने को तो कहीं भी बन सकता है, वो UPSC कुछ भी कर सकता है। जैसे वो एक स्टेटमेंट है ना, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, तो इसी तरीके से वो UPSC है। इसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वैसे तो, लेकिन जो स्टूडेंट है वो कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, यानी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में।
बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023 के बारे में, इसको जारी कौन करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसके कुल 4 आधार हैं, मतलब 4 मापदंड हैं जिसके आधार पर इसको जारी किया जाता है। 4 मापदंड कौन कौन से हैं? तो कानून का शासन, अब इसके अंतर्गत 3 है, कौन कौन से? संपत्ति का अधिकार, सरकारी अखंडता और न्यायिक प्रभावशालिता। उसके अलावा दूसरा है सरकारी आकार, अब इसमें क्या क्या है? तो सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्वास्थ्य। तीसरा क्या है? विनियामक दक्षता, व्यवसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता। इन 3 चीज को देखा जाता है। इसके अलावा चौथा है खुले बाजार, अब इसमें क्या क्या देखा जाता है? तो व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता। इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से, टॉप 5 इकोनॉमीज कौन कौन से? तो इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, न्यूजीलैंड। ये टॉप 5 कंपनी सॉरी इकोनॉमीज है क्रमशः। उसके अलावा फिर अंतिम 5 देश कौन कौन से हैं? तो उत्तर कोरिया होगा 176वें स्थान पर, क्यूबा 175वें स्थान पर, वेनेजुएला 174वें स्थान पर, सूडान 173वें स्थान पर, जिम्बाब्वे 172वें स्थान पर। भारत की रैंक क्या है? तो 131। स्कोर कितना है इसका? 52.9। एक इसको किस कैटेगरी में रखा गया? तो मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया। अब यहाँ पे भारत के बारे में ठीक ठाक चीजें बता दी हैं। अगर कभी स्टेटमेंट आता है या कुछ और आता है तो आप उसको देख लीजिएगा, हल हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज के नाम दिए गए, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस चेहरे को देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू। ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये भाई साहब चाइना के समर्थक हैं, तो इस वजह से फिर मतलब समझ ही सकते हैं क्या दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको बधाई दी है मालदीव का राष्ट्रपति चुने जाने पर। ये 17 नवंबर 2023 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे और ये किसका स्थान लेंगे? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का स्थान ये लेंगे। चलिए आप लोग को सुबह सुबह मालदीव घुमा के लाता हूँ। देखिए मैं आप लोग को घुमाऊंगा अब, तो आप लोग कपड़ा वपड़ा पैक कर लीजिए, मालदीव चलने वाले हम लोग। ये देखिए मालदीव यहाँ पे रहा। एक बार जोक पढ़ा था, कहीं से पीछे था पुअर जोक, उसमें ये लिखा था कि मैं कल रात से रेडी होके बैठा हूँ, पत्रकार ने कहा था आइए आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं। मैं कल रात से बैग पैक करके बैठा हूँ, अभी तक पत्रकार आया नहीं। तो वैसे ही मैं भी आप लोग को मालदीव लेके चल रहा हूँ। ये रहा मालदीव। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हो तो ये कहाँ पे पड़ेगा इंडिया के? अब कम से कम इतना तो यार ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ना कि ये रहा, इसको आप ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है। ये आपको ये देखना चाहिए, कभी भी कोई भी लोकेशन आप देखिए तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वो वेस्ट साइड में पड़ रहा है, ईस्ट साइड में पड़ रहा है, नॉर्थ साइड में पड़ रहा है, साउथ साइड में पड़ रहा है, किस साइड में पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और कोई और नहीं करने वाला है, ठीक है। और जब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप उसको याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को याद रखना। अब ये तो हो गया हमारे साउथ में मालदीव्स, लेकिन चलिए थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं मालदीव्स को। तो ये रहा आपका मालदीव्स। घूम के आ जाइए फटाफट, ज़्यादा देर रुकिएगा नहीं, नहीं तो पढ़ाई कौन करेगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ज़्यादा नहीं घूमना, ये नहीं कि मालदीव पहुंच गए तो फिर घूमते रहे 4-5 दिन। तुरंत घूमेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। अच्छा जब भी कहीं का भी मैप देखें ना तो आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये श्रीलंका का हो गया आसपास का क्षेत्र, ये कहाँ पे पड़ रहा है? इंडियन ओशन में पड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। कभी भी मैप देखिए, किसी भी चीज़ का मैप देखिए तो आसपास के क्षेत्र जरूर देखिए। अब यहाँ पे इसके कुछ द्वीप के नाम देखिए आप, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इक्वेटर होकर गुजर रही है। मालदीव की कैपिटल क्या है? तो मालदीव की कैपिटल है। अच्छा, पहले मेरी नजर पड़े तो मुझे लगा यार ये मेल क्या लिखा है, फिर मुझे समझ अच्छा मालदीव की कैपिटल ये माले है। तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होइए कि ये मेल इसकी कैपिटल रखी गई है। और एक इंडियन ओशन में पड़ने वाली एक द्वीपीय कंट्री है, द्वीपीय देश है, आइलैंड है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो बॉलीवुड स्टार होते हैं क्या करते हैं? रिलैक्स होने के लिए मालदीव जाते हैं। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन के 28वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनका ब्रो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रो क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका भाई वाला वो वाला ब्रो नहीं है कि ब्रो सेल्फी लेते हैं, वो वाला नहीं है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते हैं? तो जो सीमा से जुड़े क्षेत्र हैं यहाँ पे सड़क निर्माण करती है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है संगठन। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो संगठन है BRO, ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको लगे कि सड़क सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो उसके अंतर्गत काम नहीं करती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र वहां पे काम करती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ही काम करेगा सीमा में। अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक और है कि ये जो नासिक है ना, नासिक कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। यहाँ के जो प्याज व्यापारी इन्होंने हड़ताल कर दी है। अब हड़ताल क्यों की है और उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, आने वाला प्रभाव क्या है, सारी चीजें इस आर्टिकल में बताएंगे। तो ये मतलब बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नासिक जिले में हो रहा है, खास करके महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे देश के स्तर पर पड़ सकता है। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में थोड़ी सी तो जानकारी होनी चाहिए ना। ये चर्चा में क्यों है? तो शनिवार यानी कि 30 सितंबर को महाराष्ट्र के नासिक के प्याज व्यापारियों और कमीशन एजेंटों ने सब्जी पर हाल ही में लगाए गए निर्यात शुल्क, यानी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो निर्यात शुल्क का मुद्दा और इसकी बिक्री से संबंधित अन्य मुद्दों पर अपनी चल रही हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। नासिक के 15 थोक बाजारों के व्यापारी, यानी 15 थोक बाजारों के व्यापारी हैं, सिर्फ 15 व्यापारी नहीं, ठीक है, और कमीशन एजेंट 21 सितंबर से हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल पर क्यों है? तो उनका ये कहना है कि जो प्याज पर निर्यात शुल्क लगाया गया 40% भारत सरकार के द्वारा, उसको हटाया जाए।
उसके अलावा दूसरी मांग इनकी है कि जो राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ यानी कि नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ जैसे सरकारी एजेंसियां जो है, ये लोग यहाँ पे खुदरा स्तर पर आकर के सामान ना बेचें। अगर ये लोग खुदरा स्तर पर सामान बेचेंगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ये सरकारी एजेंसियां ये सस्ते दामों में खरीद के सस्ते दामों में बेच देती हैं। तो फिर ये जो व्यापारी हैं इनको लाभ नहीं मिल पाता है। जब सरकारी एजेंसियां आके बेचेंगे स्थानीय स्तर पर खुदरा स्तर पर, तो जाहिर सी बात है कि इनको दिक्कतें होंगी। तो वही बात ये कह रहे हैं कि ये जो सरकारी एजेंसियां इनको हटाया जाए खुदरा स्तर से, ये सिर्फ थोक स्तर पर बेचे। हम लोग इनसे खरीदेंगे ना, ये लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, लेकिन खुदरा स्तर पर हमको बेचने दे, ताकि हम लोग खरीदे 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से और बेचें 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। उसके अलावा इन लोग का ये कहना है कि जो नाफेड और एनसीसीएफ जैसी सरकारी एजेंसी इनके साथ हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है कि सरकारी एजेंसी है तो ये ज्यादा लाभ के ऊपर ना ध्यान दे करके लोगों के कल्याण के ऊपर ध्यान देंगे। मतलब लाभ लेंगे लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि मतलब 10 रुपए का सामान 50 रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बेचेंगे, ताकि इनकी जो लागत है वो भी निकल जाए और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी निकल जाए, थोड़ा बहुत सबकी सैलरी का भी हो जाए, बहुत ज्यादा इनको लाभ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इनके साथ ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए किसान ये सॉरी जो व्यापारी हैं भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजार उपकर में कटौती की भी मांग की इन्होंने। जो व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए थोक बाजारों द्वारा लगाया जाता है, यानी इनको एक उपकर भी देना पड़ता है थोक बाजारों को, तो उसमें भी कटौती की मांग की। ये बहुत ज्यादा लगता है और फिर हमें लाभ नहीं हो पाता उतना जितना होना चाहिए। अब सरकार क्या कह रही है, तो जाहिर सी बात है सरकार ये कह रही है कि जो घरेलू बाजार है यहाँ पे प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, इसी के लिए हमने 40% निर्यात शुल्क लगाया हुआ है। 40% निर्यात शुल्क नहीं लगाएंगे तो आप सारी प्याज बाहर भेज दोगे, विदेशों में भेज दोगे अपने लाभ के लिए, फिर हमारे यहाँ पे कमी पड़ जाएगी, देश में कमी पड़ जाएगी, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी और फिर सरकार की बदनामी भी होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं। उसके अलावा सरकार देख रही है कि भंडारण में कमी भी है इस बार, क्योंकि इस साल की शुरुआत में भंडारण के लिए रखा गया लगभग 40% प्याज असामयिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गया था। तो इस वजह से जो भंडारण था वो भी कम हो गया। 40% प्याज भंडार जो था वो खराब हो चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ 60% बचा और इसी 60% से अगली फसल आने तक का लोगों का पेट भरना है, तो दिक्कतें तो होने वाली ही हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है सरकार के द्वारा कि पिछले साल की तुलना में इस बार कम बुआई हुई। पिछले साल 2.53 लाख हेक्टेयर में बोया गया था, अब की 2.31 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। तो ये भी एक समस्या है जिस वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा है निर्यात शुल्क लगाने के लिए, अन्यथा आप लोग सारी प्याज बाहर भेज दोगे तो फिर हमारे देश के लोगों का क्या होगा। सरकार ने कहा कि नाफेड और एनसीसीएफ की खुले बाजार में अपने माल को उतारने में भाग नहीं लेने की मांग अस्थिर है। यानी जो ये नाफेड और एनसीसीएफ ये लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई खुदरा बाजार में बेचेंगे, जो करना है कर लो, अपन इधर ही खड़ा है मतलब हम बेचेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हम माल अपना सिर्फ वहीं पे बेचेंगे जहाँ पे कीमतें बहुत अधिक हैं। अब व्यापारी क्या करते हैं, देखो व्यापारी का कोई भी हुआ, व्यापारी कोई भी हो, तो उसका काम ही है कि उसको अपना लाभ कमाना है। यहाँ पे कस्टमर के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। वो सामान लाएगा 10 रुपए में, बेचेगा 100 रुपए में, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कस्टमर को कितनी दिक्कत हो रही है, कस्टमर के पास पैसे हैं खाने के लिए कि नहीं। अगर पैसे तो भाई खरीदिए, नहीं है तो चलिए निकलिए आगे बढ़िए। उनको अपना सिर्फ लाभ चाहिए। तो यहाँ पे जो नाफेड और एनसीसीएफ जैसी सरकारी कंपनी, इनको सिर्फ लाभ तो चाहिए नहीं, इनको कल्याणकारी योजनाएं भी चलाने। इनको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी आम जनता है वो भी उस चीज तक पहुंच सुनिश्चित कर सके। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कीमतें बहुत अधिक हैं यहाँ पे ला करके अपनी तरफ से बेचना शुरू कर देते हैं खुदरा स्तर पर। फुटकर जिसको कहते हैं आम भाषा में, जब फुटकर स्तर पर बेचना शुरू कर देते हैं, यानी 2 किलो 4 किलो इस तरीके से बेचना शुरू कर देते हैं। जब 2-4 किलो बेचना शुरू कर देते हैं तो एक तरफ तो सरकारी एजेंसी ये 20 रुपए किलो दे रही है, एक तरफ ये व्यापारी हैं ये 50 रुपए किलो दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई इनकी तरफ भागेगा, और जब कोई हर कोई इनकी तरफ भागे तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं। और फिर ये जो नाफेड और एनसीसीएफ जैसे सरकारी संस्थाएं ये कह रहे हैं कि और अगर हम यहाँ पे नहीं बेचेंगे तो कहाँ पे बेचेंगे, हमारे पास और कोई मार्केट तो है नहीं अलग से। आपने अलग से मार्केट क्रिएट करके तो दिया नहीं कि हमें कि चलो ये आपका मार्केट हो गया, ये हमारे मार्केट हो गया, आप यहाँ पे बेचो, हम यहाँ पे बेचेंगे, आप यहाँ पे मत आना, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। एक ही मार्केट है, कॉमन है सबके लिए, तो हम वहीं पे तो बेचेंगे। जो आपके लिए है वही हमारे लिए भी, तो हम क्यों नहीं बेच सकते। तो ये इन सरकारी संस्थाओं की मांग है। अगर हम बात करते हैं कि हड़ताल का तत्काल प्रभाव क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे बात करें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पिछले कार्यक्रम में कृषि उपज और बाजार समिति यानी कि एपीएमसी से जो वस्तुओं की सूची होती थी ना, इसमें से प्याज को हटा दिया था कि इसमें प्याज नहीं आएगी वस्तुओं में बेचने के लिए एपीएमसी में। तो अब इससे क्या हो गया, जो व्यापारी थे वो एपीएमसी के, एपीएमसी क्या होती है, एक स्थान होता है समझ लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे किसान और व्यापारी दोनों आकर के मिलते हैं और फिर खरीद फरोख्त करते हैं। तो जब इसको इस यहाँ से वस्तुओं की सूची से हटा दिएगा तो अब व्यापारी जो थे वो किसान से एपीएमसी के बाहर डायरेक्टली उनके खेत में जाकर, डायरेक्टली उनके घर जाकर के खरीद फरोख्त कर सकते थे। तो वो बात की जा रही है, इससे फायदा हो गया। अब डायरेक्ट किसानों के पास जा रहे हैं, इनको एपीएमसी को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, और इसी तरीके से व्यापारी जो थे इनको भी एपीएमसी को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और जो किसान थे इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। दोनों अपना बाहर ही मिलकर के सुलझा ले रहे हैं कि चलो यार 10 रुपए किलो आप ले लेना, तो लगा दो 10 रुपए के हिसाब से लोग बेच दे रहे हैं। इनको 2 रुपए यहाँ पे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कि एपीएमसी को देना पड़ रहा है 2 रुपए, किसान को भी 2 रुपए, ये जो व्यापारी इनको भी, तब इन दोनों का 2-2 रुपए बच गया और इन किसानों को और अच्छा फायदा मिल जाना चाहिए। उसके अलावा व्यापारी ने कहा कि यह उनके लिए एक पसंदीदा विकल्प है। अब ये जो हो गया था कि डायरेक्ट वो किसान से खरीद सके, अच्छा पसंदीदा विकल्प क्यों है, पसंदीदा विकल्प इसलिए है
कि जब ये गाँव में जाएँगे, अब वो व्यापारी गाँव में गए हैं किसानों से खरीदने, तो वो चाहे 2 रुपए किलो लें, चाहे 10 रुपए किलो लें, वही व्यापारी है। किसानों के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर किसान बेचारे क्या करेंगे, मजबूरी में चाहे वो 2 रुपए किलो बेचे, चाहे 20 रुपए किलो बेचे, उनको बेचना है, क्योंकि प्याज़ अगर अपने घर पे रखेंगे तो वो रखे-रखे सड़ ही जाएगी, खराब होगी, उसकी लागत और अधिक हो जाएगी और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ सोच के कि यार चलो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, रखे-रखे खराब होती है, उससे अच्छा 20 रुपए किलो ही, 10 रुपए किलो ही बेच दें, कुछ तो मिलेगा, कम से कम लागत तो निकल जाएगी अगर लाभ नहीं होगा। तो इसलिए व्यापारियों की पसंदीदा विकल्प थी, क्योंकि उनसे खरीद करके फिर स्टॉक करते हैं और स्टॉक करके रख लेते हैं। फिर यहाँ पे धीरे-धीरे कीमत बढ़ती है, तब इसको बेचना शुरू करते हैं और इससे लाभ कमाते हैं व्यापारी। क्योंकि इससे उन्हें बाजार समितियों द्वारा लेन-देन पर लगाए जाने वाले 1% उपकर से राहत मिलेगी, और यहाँ पे जो एपीएमसी है इसके द्वारा 1% उपकर लगाया जाता है, तो इससे भी इनको राहत मिल जाती है। 1% उपकर यहाँ पे इनका बच रहा है और यहाँ पे सस्ती कीमतों में खरीद रहे हैं, तो डबल डबल फायदा हो गया। मंडियों ने अपनी ओर से पहले ही व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये लोग कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं कि कारण बताओ आपने हड़ताल क्यों की है। लेकिन यहाँ पे जो ये व्यापारी थे, उन्होंने पहले अपना लाइसेंस वापस कर दिया है, मतलब सरेंडर कर दिया लाइसेंस इनको, कि ले जाओ भैया, लाइसेंस नहीं चाहिए, तुम कारण बताओ नोटिस क्या जारी करो, हम खुद देते हैं, रिजाइन लो, ले जाओ हमारा लाइसेंस। वर्तमान में केवल विंचुर बाजार, जो निफाड तालुका में लासल गांव थोक बाजार का एक उप बाजार है, यही बस चालू। तो देखिए यहाँ पे ये ज्यादा इतना ज्यादा स्पेसिफाइड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड हो जाता है, तो अगर किसी को स्टेट पीएससी देना तो वो ये चीज याद रख सकता है एग्जाम्पल के लिए। बात की जा रही है कि जो हड़ताल चल रही है प्याज की, अब ये जो व्यापारी हड़ताल की, इसका कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्याज की कीमतें बढ़ेंगी, महंगी होगी। तो बात की जा रही है कि प्याज की खुदरा कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं आया। क्यों? इसके दो मुख्य कारण। पहला क्या है? तो पहला कारण ये है कि हड़ताल केवल एक ही जिले में, कौन से जिले में, तो नासिक जिले में। अब जब सिर्फ एक ही जिले में, तो बाकी जिलों में तो आपूर्ति हो रही है, और बाकी जिलों से फिर नासिक में भी आ जा रहा है, तो इस वजह से ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। बात करें जो उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के खुदरा बाजारों को आपूर्ति करता है, यानी ये जो नासिक जिला थे कहाँ पे बेचता था, तो उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर भारत में बेचता था ये अपनी प्याज, तो इस वजह से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों में संग्रहित प्याज वर्तमान में इन बाजारों को आपूर्ति कर रहे हैं, यानी जो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और अन्य राज्यों में जो प्याज रखा गया था, इसी के माध्यम से उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत को प्याज भेजी जा रही है, जबकि पहले ये नासिक जिले से भेजी जाती थी। तो जब सिर्फ एक जिले में तो कोई दिक्कत, हाँ पूरे स्टेट में अगर ये हड़ताल होती तो फिर ज्यादा दिक्कतें हो जाती। इसके अलावा दक्षिण भारत के खुदरा बाजारों को पुणे हो गया, अहमदनगर हो गया और कर्नाटक के प्याज उत्पादकों द्वारा पोषित किया जा रहा है, यानी कि जो दक्षिण भारत को प्याज भेजी जा रही है, कहाँ से भेजी जाने लगी, ये पुणे से, अहमदनगर से और कर्नाटक से भेजी जाने लगी। और यहाँ पे नासिक जिले की वजह से अब ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है अगर ये हड़ताल कंटिन्यू रही। क्यों दिक्कतें क्यों हो सकती हैं? तो जैसे कि शुरू में हमने देखा है कि इस बार 40% प्याज खराब हो चुकी है ओलावृष्टि के कारण और बारिश के कारण, तो उसकी वजह से अब 60% ही बची। अब जब ये खत्म हो जाएगी प्याज, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ इन्हीं के पास प्याज बची रहेगी, क्योंकि इन्होंने हड़ताल की, प्याज बेच ही नहीं रहे, ये अपने पास प्याज बचा के रखे हैं। और यहाँ पे जो पूर्वोत्तर भारत को, उत्तर भारत को पूर्ति हो रही है, जब इस तरीके से खत्म हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि प्याज की मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम है, तो कीमत बढ़ेगी। यही तो मुद्रास्फीति है, यही तो महंगाई है, कि मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो, यानी मांग बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो सामान है वो कम है, तो जाहिर सी बात है कि कीमत बढ़ी जाएगी। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि आने वाले समय में कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सिर्फ नासिक के जो व्यापारी हैं इन्हीं के पास रह जाएगी प्याज। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको लंबे समय तक चलने नहीं दिया जा सकता इस हड़ताल को, क्योंकि अगर लंबे समय तक चलेगी ना, तो प्याज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना, और फिर इनके जो व्यापारी, इनको तो दिक्कत है ही, लेकिन फिर अगर ये इस तरीके से लंबे समय तक खिंच गई, तो जो आम जनता है इसको भी परेशान हो जाएगा, और जब महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ये इसका आने वाला संभावित समस्या है, या फिर आप कह सकते हैं दीर्घकालीन परिणाम भी हो सकता है इसका। अब क्योंकि ये महाराष्ट्र के नासिक जिले की बात थी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलती है। देखिए अब यहाँ पे कम से कम ये मोटा मोटा हमें आइडिया हो गया ना, कि अगर किसी चीज को लेकर के हड़ताल की जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो कम से कम ये चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर किसी चीज को लेकर हड़ताल करते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, उसकी आपूर्ति में कमी हो सकती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस किस वर्क पे पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ नासिक जिले की बात करें तो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ जब इसकी वजह से पूरे देश में कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, तो फिर ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप हो जाएगा कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, और फिर नाफेड का, इस तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये रहा आपको यूपीएससी में 2023 जीएस 1 का क्वेश्चन। बात करें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था, इसको स्पष्ट कीजिए। और ये यूपीएससी में 2023 जीएस 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, क्या गजब का इत्तेफाक है ना कि आज गांधी जयंती भी है, और हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, तो मध्यस्थता विधेयक के बारे में, मध्यस्थता अधिनियम के बारे में डिस्कस किया, वहां पे भी गांधी जी के बारे में बात की। फिर यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस 1 का, तो यहाँ पे भी गांधी जी आ गए हैं। तो आज गांधी जी हम लोग के पीछे नहा धो के पड़े हुए हैं। वैसे अगर कोई सीख लेना चाहे तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतलब इतने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। वही है ना कि करने की चाहत हो तो आदमी को एक दिन का भी काफी, और करने की चाहत ना हो तो उसको पूरा समुद्र दे दिया जाए तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास मोटिवेशन के लिए, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी इंस्पिरेशन है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हमें तो बस
यहाँ वहाँ फंसते रहना है। लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि रोना शुरू कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि उसको टैकल कैसे करें। मुझे याद है कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मैं कल लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप ये देखो ना यार, उनका डेडिकेशन देखो कि एक दिन उनका लेक्चर छूट गया पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अगले दिन उसको कंप्लीट किया। ये होती है डेडिकेशन। अगर इस डेडिकेशन के साथ कोई पढ़ाई कर रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उनका लेक्चर छूट गया, अगर वो चाहते तो ये सोचते यार चलो एक ही दिन की बात है, एक दिन में ऐसा क्या पढ़ा देंगे, तो थोड़ी ना पढ़ा देंगे एक दिन में। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, चलो छोड़ो 30 मिनट का लेक्चर है, एक दिन में एक ही टॉपिक कवर होंगे, छूट भी गया तो क्या बिगड़ जाता है, अगले दिन से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि अगर इसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का तो मेरा क्या होगा, और उन्होंने अगले दिन लेक्चर कंप्लीट किया। तो ये होता है डेडिकेशन यार। इस तरीके की डेडिकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हमें कुछ करना है तो करना है, आज नहीं तो कल से। लेकिन अगर हमने कुछ डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को करेंगे, हम उस चीज़ को करके रहेंगे किसी भी हालत में। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, कौन ऐसा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम, जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उस प्रॉब्लम से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर उसी प्रॉब्लम को टैकल करके निखर जाते हैं। और कोई भी महान आदमी तब तक महान नहीं बना जब तक उसने प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है, सारी स्थितियाँ नॉर्मल है, तो आपको अपनी शक्ति का, अपनी स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा? महान तो कोई तभी बन सकता है जब असाधारण परिस्थितियों का सामना करे। तो अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो प्रॉब्लम को लेकर रोना छोड़ दीजिए, उसको टैकल करने की प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप करिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई शिकायत है, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते तो ये रही ईमेल आईडी orstudypoint1@gmail.com, तो इस पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं कहना चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होगा तुरंत मैं आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। वैसे मैं इधर काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, तो अगर कभी रिप्लाई किसी का लेट हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, गुस्सा मत होइएगा कि सर इतना एटीट्यूड है या इतना वो। मतलब देखो यार, हम लोग का भी काम रहता है ना, सिर्फ लेक्चर ही तो नहीं है, फिर अपना भी जैसे घर है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन, तो उनको भी तो देखना है, घर पे भी तो काम रहते हैं, फिर अपनी भी पर्सनल लाइफ है उसको भी देखना है। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, 3-4 दिन ऐसा हो जाता है ना हर हफ्ते, मतलब मेरी नींद नहीं पूरी थी, कभी 3 घंटा सोया, कभी 4 घंटा सोया, कभी कभी तो ऐसा था कि सोया भी नहीं। लेकिन फिर भी ये डेडिकेशन है कि लेक्चर लाना है। अभी एक दो बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, लेकिन फिर वो लगता है कि यार एक दो बच्चे ही सही, अगर कोई एक बच्चा भी डेडिकेशन से पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है, अगर उसने अपना डेडिकेशन दिखाया तो फिर मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं भी डेडिकेशन दिखाऊं। नहीं तो क्या होगा, एक दिन मतलब मान लीजिए किसी दिन नींद नहीं पूरी तो मैं एक मैसेज डाल सकता हूँ कि आज लेक्चर नहीं आएगा, टेक्निकल इशू हो गया, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन फिर वो चीज़, बेईमानी करना ठीक नहीं है। मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है लेक्चर अपलोड करना, आप लोग का काम है पढ़ाई करना। आप लोग अपने काम के साथ बेईमानी मत कीजिए, आप लोग अपने काम के साथ ईमानदारी कीजिए। लेक्चर की रही बात, जब तक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता तब तक लेक्चर बंद नहीं होगा, तब तक लेक्चर रोज अपलोड होगा। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा होता हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी अब वो लेक्चर आएगा तो आएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब कोशिश पूरी रहती है कि लेक्चर कभी डिले ना हो, कभी ऐसा ना हो कि लेक्चर बंद करना पड़े, मतलब उस दिन अपलोड ना हो। तो मेरी कोशिश पूरी यही रहती है, क्योंकि अगर एक बच्चा भी सच में ईमानदारी से मेहनत कर दे इस लेक्चर के पीछे, तो फिर यार वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस बच्चे के ऊपर ध्यान दूँ और फिर यहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, वो भी अपना लेक्चर देखे। ऐसा ना है कि एक दिन मेरे लेक्चर ना आने की वजह से उस बच्चे की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े। और अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी एक इंसान के लाइफ में 1% भी सुधार कर सकते हैं तो फिर इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती है। खैर, ये सारी ज्ञान की बातें इसको यहीं छोड़ी। बस उम्मीद ये है, कहने का मतलब इतना ही था कि कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी करें अपनी लाइफ में, बस उसको ईमानदारी से करिए। अगर ईमानदारी से नहीं कर सकते तो उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में बहुत सारी गलतियाँ हुई, उसके लिए दिल से सॉरी। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, आपकी भावनाएं आहत हुई, तो उसके लिए भी दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।